हेलो बच्चों, आपका स्वागत है केंद्रित एकेडमी में। मैं प्रकाश सर आप आज न्यूमेरिकल का क्लास लेने जा रहा हूं। आई होप आप लोग सब मेरा पहला और दूसरा वीडियो जरूर देखे होंगे, एंजॉय किए होंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो बोर्ड्स में के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उसमें से दो चार क्वेश्चन तो जरूरी बोर्ड्स में आए होंगे। और देखो बच्चों, कितना भी ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, लेकिन न्यूमेरिकल बनाने का मजा ही अलग है। न्यूमेरिकल में ज़्यादा मेहनत भी नहीं है, बस फॉर्मूला और कंसेप्ट। थ्योरेटिकल क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में अक्सर हम कुछ ना कुछ गलतियां कर देते हैं, कोई वर्ड छोड़ देते हैं, पर न्यूमेरिकल में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। न्यूमेरिकल सबसे आसान होता है बनाना। न्यूमेरिकल बना लिए तो फिजिक्स पे जीत हासिल कर लिए। अपना ज्ञान को अगर बढ़ाना है तो न्यूमेरिकल पे जरूरी फोकस्ड रहिए। और हम लोग का यूट्यूब चैनल का भी इसीलिए नाम रखा गया है केंद्रित, ताकि हम बच्चे को अपने चैनल के अनुसार, अपने ज्ञान के अनुसार केंद्रित रखें, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से कुछ सीख कर जाए। और कुछ ज़्यादा मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ, हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट स्लाइड, जो कि है हमारा इंपॉर्टेंट फार्मूला से रिलेटेड। क्या है इंपॉर्टेंट फार्मूला इलेक्ट्रिक चैप्टर में, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर? वैसे तो बहुत सारे फार्मूला हैं, जैसे जैसे हमारे क्लास बढ़ेंगे, लेकिन क्लास 10th में हम लोग को क्या पढ़ना है वो ज़्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले फार्मूला जो आएगा वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से रिलेटेड। क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्या पता है कि चार्ज जो है हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होता है इलेक्ट्रॉन्स का, मतलब Q इज इक्वल टू एनी। इसके बाद इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला है हमारा वो है इलेक्ट्रिक करंट का। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है? I, और I इक्वल टू क्या होता है? Q बाई टी। और इसी Q बाई टी को हम फर्दर लिख सकते हैं I इक्वल टू एनी बाई टी। ऐसा क्वेश्चन जहां पे करंट का वैल्यू दिया है, इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज हमें पता है, टाइम पता, और पूछा जाए कि 5 एम्पियर करंट में 1 मिनट के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सकता है, तो हमको ये फॉर्मूला यूज करना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम लोग को मालूम है कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो हमेशा अगर कहीं दे दिया है 5 कूलम चार्ज के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो उसके लिए हमें ये वाला फॉर्मूला का स्पेशली यूज करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो फॉर्मूला है वो रिलेटेड है पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिनोट करते हैं कैपिटल V से, और V होता है वर्क डन बाय चार्ज। ठीक है, ऐसा हम फॉर्मूला क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस ही यही है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है तुम्हारा अमाउंट ऑफ वर्क डन है टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसी हिसाब से V मेरा क्या हो जाएगा? V हो जाएगा W बाई Q। ठीक है, W बाई Q। और इसी फॉर्मूला को हम फर्दर और चेंज कर सकते हैं। W मतलब वर्क डन इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला जो है वो है ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ क्या है? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I का, और V इक्वल टू है IR, जहां R क्या है? मेरा रेजिस्टेंस, जो कि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। हम इसी फॉर्मूला को और तोड़ सकते हैं और लिख सकते हैं R इक्वल टू V बाई आई, और I इक्वल टू V बाई R। तो बच्चों, आई होप ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रहेगा, आप इस पे काम करेंगे, इसको देखेंगे कि हम कैसे लिख रहे हैं, साथ साथ इसीलिए हम डेफिनेशन भी बता रहे हैं, ताकि आप इस फॉर्मूला को अच्छे से यूटिलाइज करना सीखें, किस क्वेश्चन में क्या यूज करना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस या रेजिस्टर्स। ठीक है, दो ही तरह का कॉम्बिनेशन है। सीरीज, जहां हम RS को लिखेंगे R1 प्लस R2 प्लस RN तक। ठीक है, और दूसरा है मेरा पैरेलल कॉम्बिनेशन।
ठीक है, यहाँ लिखेंगे 1/Rp इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डॉट 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 प्लस 1/Rn। मतलब n रहे, 4 रहे, 5 रहे, 10 रहे, 100 रहे, जहां तक इमेजिन कर लो। अगर सारा रेजिस्टेंस, सारा इलेक्ट्रिक डिवाइस अगर पैरेलल है, जैसे तुम्हारे घर का कनेक्शन होता है, तो सारा का कंबाइंड रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? ये। और अगर सीरीज कनेक्शन है तो कौन सा यूज करेंगे हम लोग? ये फॉर्मूला को। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है हीटिंग इफेक्ट से। हीटिंग इफेक्ट में भी हमारे पास दो तरह का फॉर्मूला है। एक है H इक्वल टू I²RT, दूसरा हम अगर ओम्स लॉ को यूज कर दे तो ये बन जाएगा V²/R इंटू टी। क्यों? क्योंकि I इक्वल टू होता है V/R। और लास्ट वाला जो फॉर्मूला हमारा है वो है पावर से। ठीक है, पावर से क्या फॉर्मूला बनता है हमारा? पावर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पावर का डेफिनेशन क्या है? रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब वर्क बाय टाइम। यहाँ इलेक्ट्रिक करंट से किस तरह का वर्क होता है? हीट प्रोड्यूस करने का। तो अगर हम हीटिंग इफेक्ट वाले फॉर्मूला को अगर हम टाइम से डिवाइड कर दे तो क्या बन जाएगा हमारा? I²RT बाई टाइम, टाइम टाइम कट जाएगा, बच जाएगा I इंटू R इंटू आई। और IR हमको पता है क्या होता है, ये होता है V। इसका मतलब P का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा? P इक्वल टू VI। और इस फॉर्मूला को याद रखना है VIP से। VIP क्यों? क्योंकि VIP हमारे घर में यूज होता है सूटकेस। फर्दर भी हम इस फॉर्मूला को और ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, P इक्वल टू क्या हो गया? VI। वैसे हम इसको लिख सकते हैं P इक्वल टू V²/R। ये फॉर्मूला हम कब यूज करेंगे V²/R? जब कोई पैरेलल कॉम्बिनेशन का हमको निकालना पड़ेगा। अगर बहुत सारा डिवाइस पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है तब पावर का फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं V²/R। ठीक है, तो ये तो रहा हमारा आज का फॉर्मूला का सेशन। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि इसी सारे फॉर्मूला पे बेस्ड होगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है नेक्स्ट स्लाइड पे क्वेश्चन है, हाउ मच चार्ज फ्लो थ्रू अ वायर इन 10 मिनट इफ 2.5 एम्पियर ऑफ करंट फ्लोज थ्रू इट। अब देखो बच्चों, ये क्वेश्चन तो है आसान, पर मैक्सिमम टाइम जो बच्चे हैं इसमें कहाँ गलती करते हैं? हमारे पास है टाइम है, ठीक है, और करंट है। अभी चार्ज का फॉर्मूला हम बताए थे कि I इक्वल टू होता है Q/T, तो चार्ज हो जाएगा IT। और बच्चे क्या करते हैं? डायरेक्ट 10 इंटू 2.5, बहुत आसानी से आ गया 25। क्या करेंगे? 10 इंटू 2.5 और आंसर आ जाएगा मेरा कितना? 25 कूलम। ठीक है, आंसर कितना आ जा रहा है? 25 कूलम, जो कि बिल्कुल ही गलत है। ये गलत तरीका है। क्यों गलत है? क्योंकि हमको टाइम को किस में लेना है? ऐसा यूनिट सेकेंड में। और बच्चे यहाँ कहाँ गलती किए हैं कि टाइम जो दिया हुआ 10 मिनट, उन्होंने इसको सेकंड में नहीं चेंज किया। तो क्या करेंगे सेकंड में चेंज करने के लिए? 60 से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा कितना? 600 सेकेंड। ठीक है, और अब हम इसको निकालेंगे चार्ज, जो कि होगा 2.5 इंटू 600। अब बताओ बच्चों, 2.5 इंटू 600 क्या होगा? 25 इंटू 6, 25 इंटू 6 होता है 150, और फिर ये जीरो, कितना कूलम आ गया? 1500। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इसको सॉल्व भी कर लिए होंगे, पर ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग था, क्योंकि बच्चे का मेन जो प्रॉब्लम होता है वो कहाँ होता है? यूनिट को चेंज करने में। अक्सर हम सॉल्व करते समय इस चीज पे ध्यान नहीं देते हैं। तो बच्चों, मेरा रिक्वेस्ट है कि आपके पास कभी भी इस तरह का इजी क्वेश्चन दिखे, लंबा नहीं है, शॉर्ट क्वेश्चन है, तो ज्यादा हड़बड़ाना नहीं है। फिजिक्स में जितना छोटा क्वेश्चन उतना ही टफ उसको सॉल्व करने में। तो हड़बड़ाइए नहीं, आराम से पढ़िए, एक एक लाइन को पढ़िए, समझिए और अपना अगला कदम उठाइए। तो अब एक क्वेश्चन के बाद हम लोग चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जो कि है, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। अब ये क्वेश्चन देखो, पोटेंशियल डिफरेंस है, चार्ज है, निकालना क्या है? वर्क डन।
याद करो, हम लोग अभी वर्क डन का फॉर्मूला अभी जस्ट अपने प्रीवियस स्लाइड में देखे हैं। देखो वर्क डन का फॉर्मूला कहाँ है, ये रहा। ये क्या है, वर्क डन इक्वल टू V इंटू क्यू, ठीक है। और हम लोग देखेंगे कि वर्क डन में अगर हमको वर्क डन है V इंटू क्यू, क्यू कैसे आएगा, V जो है पोटेंशियल डिफरेंस होता है W बाई क्यू, तो वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, V क्यू। अब यहां देखो, ये भी कूलम में है, चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस भी अपने स्टैंडर्ड यूनिट में है। इसका मतलब है कि हमको कुछ भी नहीं करना, सीधे क्या करना है, 12 इंटू 2 कर देना, और ये आ जाएगा कितना, 24। और वर्क डन का जो यूनिट है वो क्या होता है, जूल। तो हमारा आंसर हो जाएगा 24 जूल। आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा क्या जा रहा है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज 26 ओम। इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज 0.3 mm, व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल। तो बच्चों हमसे पूछा जा रहा है कि रेजिस्टिविटी क्या है। तो रेजिस्टिविटी क्या है वो जानने से पहले हम जानना चाहते हैं कि रेजिस्टिविटी होता क्या है। रेजिस्टिविटी प्रॉपर्टी है हर एक कंडक्टर का। ऐसे बोले कि रेजिस्टेंस ऑफ अ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, कोई भी कंडक्टर हो, यूनिट लेंथ का हो, यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया का हो, तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रेजिस्टिविटी। कैसे डिनोट करते हैं, तो एक सिंबल है रो, ठीक है। यूनिट क्या होता है, ओम मीटर, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि गिवन क्या है, क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ। सबसे पहले दिया हुआ लेंथ, लेंथ जो कि है मेरा 1 मीटर। फिर दिया हुआ रेजिस्टेंस का वैल्यू, ठीक है, रेजिस्टेंस का वैल्यू है मेरा 26 ओम। नेक्स्ट दिया हुआ हमारा डायमीटर, डायमीटर है 0.3 mm, ठीक है, जिसको हम लिख सकते हैं 0.3 इंटू 10⁻³ मीटर। ये अभी भी टफ है बच्चों आपके लिए, इसलिए हम इसको और एलिबरेट करते हैं 3 इंटू 10⁴ मीटर, ताकि आपके कैलकुलेशन में आसानी हो। अब हमको पता है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रॉ L बाई ए। तो रॉ यहां से क्या आ जाएगा, R इंटू ए बाई एल। वैल्यू रखते हैं, वैल्यू रखेंगे तो क्या करेंगे, R की जगह 26 लिखेंगे, एरिया की जगह लिखेंगे पाई d² बाई 4, और नीचे लिख लेंगे हम लोग 1, ठीक है। अब यहीं पे हम लोग क्या करेंगे, 26 इंटू पाई की जगह लिखेंगे 3.14, डी की जगह लिखेंगे 3 इंटू 10⁻⁻⁴ का होल स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाई 4। और फर्दर इसको हम ब्रेक कर दें, यह आ जाएगा 26 इंटू 3.14 इंटू 9 इंटू 10⁻⁸ बाई 4, जो कि आ जाएगा 734.76 बाई 4 इंटू 10⁻⁸, जो कि आ जाएगा 183.69। अगर हम इसको काटते हैं तो 10⁻⁸। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग को मालूम है कि पहला डिजिट को छोड़ के हम लोग को डेसिमल को लगाना है, जो कि आ जाएगा 1.837 इंटू 10⁻⁶ ओम मीटर, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ा टफ है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस करोगे जरूर ही बन जाएगा, ठीक है। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन यही खत्म होता है। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन के तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। A 120 volt potential difference is applied across an electric heater. ध्यान दो, V का वैल्यू कितना दिया हुआ, 120 वोल्ट, ठीक है। V है हमारा 120 वोल्ट और करंट कितना है, 5 एम्पियर। I का वैल्यू क्या है, 5 एम्पियर। अब पूछा जा रहा है रेजिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। तो हमको पता है V I और रेजिस्टेंस में एक हमारे पास एक लॉ ही है जो एक रिलेशन बताता है बिटवीन V I एंड R, और उस लॉ का नाम क्या है, ओम्स लॉ, ठीक है। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल टू क्या होता है, IR, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा,
V बाई I, और यहाँ पे वैल्यू बस सब्स्टिट्यूट कर दो 120 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है, क्या हो रहा है 25, 2 टाइम्स में जाएगा 10, 24, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा कितना 120 बाई 5 जो कि होगा 24 ओम, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ मच करंट will an electric bulb draw from 220 volt source if the resistance of the bulb is 55 ohm? फिर से ये ओम्स लॉ पे ही क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे पास रेजिस्टेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस है और निकालना करंट है। तो कौन सा फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे? I इक्वल्स टू V बाई आर। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं बी पार्ट। हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉ फ्रॉम 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस। फिर से ये क्वेश्चन जो है हमारा ओम्स लॉ से ही रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम पार्ट ए को सॉल्व करते हैं। ए में क्या दिया है? V इक्वल्स टू दिया है 220 वोल्ट, ठीक है, और R का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 55 ओम, ठीक है। तो I इक्वल्स टू क्या होता है? V बाई आर, जो कि होगा 220 बाई 55। अब बच्चों ये देखो, ये जा रहा है तुम्हारा 20 टाइम्स में, ये जा रहा है तुम्हारा 5 टाइम्स में, ठीक है, और ये हो गया 4, मतलब I जो आया कितना आया? 4 एम्पियर, ठीक है। नेक्स्ट बी पार्ट का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बी में क्या? हाउ मच करेंट, तो फिर से मेरा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है? 220 वोल्ट, और रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 100 ओम। ये तो काफी इजी है। I इक्वल्स टू V बाई आर। V हो जाएगा 220 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है, 2.2 एम्पियर। तो I सेकेंड पार्ट में आ जाएगा मेरा 2.2 एम्पियर। बच्चों ये वीडियो देखने से तो काफी न्यूमेरिकल आसान लग रहा है, पर जब तक आप खुद से नहीं बनाने की कोशिश करेंगे तब तक ये आपको भी टफ ही लगने वाला है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप इस न्यूमेरिकल को बार बार बनाएं। हम जानबूझ के बेसिक क्वेश्चन लेकर आए हैं ताकि आपको फॉर्मूला सबसे पहले याद हो, फॉर्मूला को कैसे इस्तेमाल करते हैं ये आप पहले सीखें, और एग्जाम में आप बस याद रखिए कि एग्जाम में मार्क्स तो सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल ही दिलाएगा। थ्योरी क्वेश्चन बस याद करके हो सकता है आप भूल भी जाए, पर न्यूमेरिकल ऐसा कभी नहीं करने देगा। एक बार आप समझ गए तो आप कैसा भी क्वेश्चन को बना ही दीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। In the given circuit, resistor R1, R2 and R3 have the values of 10 ohm, 20 ohm and 30 ohm respectively, which have been connected to a battery of 12 volt, ठीक है। तो हमारे पास जो ये बैटरी है इसका वैल्यू कितना दिया है? 12 वोल्ट। R1 कितना दिया हुआ है इसे? 10 ओम। R2 कितना दिया है? 20 ओम। R3 कितना दिया है? 30 ओम, ठीक है। हमारे पास सारा वैल्यू है, स्विच भी ऑन है, एमीटर भी है। बताओ बच्चों एमीटर का काम क्या है? एमीटर हमेशा क्या मेजर करता है? करंट को, ठीक है। करंट फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास एमीटर है, और ये क्या है, कहाँ कनेक्ट करते हैं सब डिवाइस के साथ? तो सीरीज में देख लो बच्चों, ये सीरीज में ही कनेक्टेड है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? द करंट थ्रू ईच रजिस्टर। अब ईच रजिस्टर पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लोग जानते हैं कि करंट तो सब में अलग अलग जाएगा। पहला वाला हैंड में आर्म में I1 जा रहा है, तो दूसरे में I2, तो तीसरे में क्या जाएगा? I3, ठीक है। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा उस सब में सेम ही होगा, V। तो अगर हमको I1 निकालना है, ठीक है, तो सबसे पहले हमको लिखना ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल टू क्या होता है? IR, और I इक्वल टू हो जाएगा V बाई आर। अब हमको I1 निकालना है, तो I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? V बाई R1, ठीक है। बताओ, तो V का वैल्यू कितना हमारा? पोटेंशियल डिफरेंस है मेरा 12 और R1 है मेरा 10, तो आंसर कितना हो जाएगा? 1.2 एम्पियर, ठीक है। सिमिलरली I2 निकालेंगे तो क्या होगा? V बाई R2
जो कि हो जाएगा मेरा कितना 12/20, जो कि हो जाएगा मेरा 6/10, और 6/10 को हम लोग क्या लिखते हैं 0.6 एम्पियर। ठीक है, I3 निकालेंगे तो क्या होगा हमारा V/R3, और R3 का वैल्यू कितना है बताओ, R3 हमारा 30। ठीक है, हम इसको काटेंगे 10 टाइम्स में और इसको 4 टाइम्स में, तो आ जाएगा 4/10, 0.4 एम्पियर। तो ये रहा हमारा फर्स्ट पार्ट। अब हमसे पूछा जा रहा है कि टोटल रेजिस्टेंस क्या है पूरे सर्किट में। तो अगर ये पैरेलली कंबाइंड है तो 1/RP का वैल्यू हम लोग को मालूम है क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, क्योंकि हमारे पास टोटल 3 ही रेजिस्टेंस है। क्या लिखेंगे 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/30, और ये सबका एलसीएम क्या आएगा हमारा, सबका एलसीएम हो जाएगा 60। ठीक है, तो ये 6 टाइम्स में, ये 3 टाइम्स में और ये 2 टाइम्स में, ये आ जाएगा हमारा कितना 11/60। 1/RP तो क्या हो जाएगा 11/60, जिसको हम RP निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 60/11, क्योंकि 5 टाइम्स में जाएगा और फिर 4 टाइम्स में, लगभग ये आ जाएगा तुम्हारा 5.4 ओम। ठीक है, अब टोटल करंट निकालना हम लोग को। टोटल करंट का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, कैपिटल I, मतलब हम सबको जोड़ देंगे। I इक्वल्स टू क्या होगा I1 प्लस I2 प्लस I3, होगा कि नहीं। यहां से I करंट जा रहा होगा, वही ना तीनों पार्ट में डिवाइड हुआ है तुम्हारा, I1 में, I2 और I3 में। तो अगर हम ये तीनों को जोड़ दे तो मेरे पास I का वैल्यू आ जाएगा। तो देखते जोड़ के कितना आ रहा है आंसर हमारा, C पार्ट का 1.2 प्लस 0.6 प्लस 0.4, ये जोड़ के हो जाएगा हमारा 1.2 प्लस 1, दैट इज 2.2 एम्पियर। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इस क्लास में इतना ही न्यूमेरिकल रहेगा। आप ध्यान रखिए कि आप जब भी पढ़े कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल को सॉल्व करते रहे। आज देखिए पढ़ाई में सवाल बड़े छोटे हैं लेकिन बनाने में उतने ही मुश्किल होते हैं न्यूमेरिकल। तो मैं चाहता हूं कि आप हमारे वीडियो को बार बार देखिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच में, अपने फैमिली के बीच में, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचे और ये जो न्यूमेरिकल का पार्ट है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देखें और अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर आए। और अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे तो ये हमारे लिए भी खुशी की बात होगी और आपके लिए भी खुशी की बात होगी। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करना चाहता हूँ। थैंक यू।